आप सभी का राजकीय महाविद्यालय मांगरोल की ई क्लासरूम विषय हिंदी में स्वागत है। आज जिस कविता पर हम बातचीत करने जा रहे हैं यह कोटा विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके प्रश्न पत्र 1 की इकाई 1 में आधुनिक काव्य के कवियों जैसे मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, उन्हीं के साथ निराला की कविताएं भी संकलित की गई हैं। उन्हीं में से एक कविता हम आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है बादल राग 6। बादल राग 6 से यहाँ मतलब यह है कि ये कविता 6 खंडों में विभाजित है। उसमें से जो छठा खंड है कविता का, वह हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। यह कविता सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में भी कई बार पाठ्यक्रमों में शामिल की गई है। अगर हम बात करें, थोड़ा परिचय इस कविता का लें और किस टेस्ट की, किस स्वाद की ये कविता है, उसके बारे में बातचीत करें, तो हम ये पाते हैं कि निराला जी छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। उसके साथ ही उन्होंने प्रगतिवादी शैली की कविताएं भी पर्याप्त मात्रा में लिखी हैं। छायावाद के गर्भ से 1930 के आसपास नवीन सामाजिक चेतना से युक्त जिस साहित्य धारा का जन्म हुआ, उसे 1936 में प्रगतिशील साहित्य अथवा प्रगतिवाद की संज्ञा दी गई। ये सवाल अक्सर आता है कि प्रगतिवाद का समय काल क्या है। तो प्रगतिवाद का समय काल वैसे तो 1936 से माना जाता है, लेकिन इस ढंग की कविताएं 1936 से पहले ही कवियों ने लिखना आरंभ कर दिया था। निराला की बहुत सारी कविताएं हैं जो 1930 के आसपास ही आ गई थी या उससे भी पहले आ गई थी, जिनमें प्रगतिवादी सिद्धांतों के अनुसार काव्य रचना की गई है। यद्यपि निराला जी का जो प्रगतिवाद है वह स्वतः स्फूर्त है, प्राकृतिक है, वो शास्त्र के अनुसार नहीं है। प्रगतिवादी साहित्य का आधार मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र को माना जाता है। अब ये सवाल उठे कि प्रगतिवाद क्या है। प्रगतिवाद की मुख्य विशेषताएं क्या है? प्रगतिवाद के अनुसार सौंदर्य क्या है, कला क्या है, काव्य क्या है? इन सभी सवालों की ओर हमारा ध्यान जाता है। तो बात करें कि प्रगतिवाद क्या है, तो मित्रों, प्रगतिवाद को आप समझिए कि प्रगतिवाद एक साहित्य सिद्धांत है, यह एक विचार है जिसमें साहित्य जो है उसका केंद्र बिंदु सामान्य जनजीवन बन जाता है।
उच्च वर्ग, शासक वर्ग के जीवन चित्र उसमें नहीं होते हैं, बल्कि सामान्य जनजीवन, श्रमिक, कृषक या जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका चित्रण, उनके जीवन, उनके दुख सुख का चित्रण जिसमें होता है वह प्रगतिवादी काव्य कहलाता है। इसमें सौंदर्य को जांचने परखने के जो मानदंड हैं, जो पैमाने हैं, वो बदल जाते हैं। इसमें सौंदर्य के उच्च वर्गीय या कुलीन मानदंड छोड़ दिए जाते हैं और उपयोगितावाद को महत्व दिया जाता है कि साहित्य जीवन के लिए कितना उपयोगी है, जीवन के विकास में कितना सहयोग दे रहा है, वही साहित्य की सफलता मानी जाती है या कविता की सफलता मानी जाती है। तो हम देखते हैं कि इस क्रम में कवियों ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। जैसे गुलाब परंपरा से ही सौंदर्य का एक मानक रहा है, लेकिन गुलाब के प्रतिरोध में उपयोगिता के हिसाब से चने का फूल भी एक महत्व रखता है। तो चने के फूल पर भी कवियों ने कविता लिखी। जैसे केदारनाथ अग्रवाल ने देख आया चंद्र गहना नामक कविता लिखी, जिसमें वो चने के फूल के महत्व को बताते हैं। आगे बाजरे का जो फूल, बाजरे की जो कलगी है, उसके महत्व को बताते हैं। तो ये जो सौंदर्य के बदलते हुए जो मानदंड है, इनका महत्व ये बताता है कि जो जनवादी कविता है, जनसामान्य की कविता है, उसमें किस प्रकार से चीज़ें अपना अर्थ बदल देती हैं। केदारनाथ अग्रवाल की कविता की कुछ पंक्तियाँ हम देखें। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं बैठा अकेला, एक बूते के बराबर, कवि एक चने को देख के कह रहा है कि एक बूते के बराबर यह हरा ठिगना चना, एक बूते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। तो जो चने का फूल होता है गुलाबी रंग का होता है, छोटा सा, पर उस पर हमारी नज़र नहीं जाती, क्योंकि हमने सौंदर्य के मानदंड में गुलाब को, कमल को, ऐसे जो बाग के जो फूल होते हैं, जो बागों में उगाए जाते हैं, उन पर हमारा महत्व दिया। खेतों में जो सुंदरता उगती है, जो फूल उगते हैं, या जंगली जो फूल होते हैं, उनका जो महत्व है वो हम नहीं देख पाए थे। तो प्रगतिवाद के आने के बाद में ये हुआ कि जो जनसामान्य में जो सौंदर्य है, उसकी ओर कवियों का ध्यान गया। इसी तरह से निराला जी ने भी एक कविता लिखी जिसमें सौंदर्य के मानदंड बदले से प्रतीत होते हैं। जैसे कुक्कुरमुत्ता कविता है। कुक्कुरमुत्ता एक छोटा सा पौधा होता है जो बड़ी गंदी जगह में उगता है, ख़ास तौर से जहाँ खाद वगैरह डालते हैं अपन, उस जगह पर कुक्कुरमुत्ते उग जाते हैं, जिसको सांप की छतरी भी हम लोग कहते हैं। उस पर किसी कवि ने कविता नहीं लिखी होगी, क्योंकि सौंदर्य के मानदंड कमल है, गुलाब है, ये रहे, उन पे कवियों ने कविताएं लिखी, लेकिन कुक्कुरमुत्ते पे नहीं लिखी। गुलाब एक कृत्रिम परिस्थितियों में उगता है, उसको उगाया जाता है, जबकि कुक्कुरमुत्ता स्वतः ही अपने बलबूते पर उग खड़ा होता है। तो उस पर भी निराला जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गुलाब को निकृष्ट बताते हैं, उसको बताते हैं। गुलाब को कहते हैं, अबे सुन बे गुलाब, पाई जो तूने रंगो खुशबू आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। इस तरह से हम देखते हैं कि निराला जी के अंदर जो प्रगतिवाद या मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र के आधार पर जो बातें हैं, वो शुरू से ही देखने को हमें मिलती है। वह गुलाब को एक पूंजीवादी चरित्र बताते हैं, और ये जो अपना कुक्कुरमुत्ता है उसको वो एक जनवादी चरित्र बताते हैं। इस तरह की बात होती है। अब सवाल ये उठता है कि प्रगतिवादी सौंदर्य शास्त्र क्या है? प्रगतिवाद के अनुसार कला क्या है, या सौंदर्य क्या है, सौंदर्य बोध क्या है? ये बड़ा सवाल है। तो इसका उत्तर ये है कि भाई कि जो प्रगतिवाद होता है वो साहित्य को जनता के द्वारा
और जनता के लिए, यानी समाज के सामाजिक विकास का साधन वो साहित्य को मानता है। उसका मानता है कि वह साहित्य निरर्थक है, कचरा है, जो समाज के विकास की बात नहीं करता है, जिसको पढ़ करके समाज में कुछ हलचल पैदा नहीं हो, कुछ उथल पुथल पैदा नहीं हो, जिससे समाज का कुछ विकास नहीं हो, और जो साहित्य सुलाने का काम करे, जो हमें राग रंग और मस्ती की ओर ले जाए, सुलाने की ओर ले जाए, ऐसा साहित्य नष्ट कर दिया जाना चाहिए। ऐसे साहित्य का कोई मतलब नहीं, वो समाज को यथास्थितिवाद में रखता है, पीछे की ओर ले जाता है। जबकि ऐसा साहित्य जो हमें आगे बढ़ाए, हमें परिवर्तन की ओर ले जाए, प्रगति की ओर ले जाए, ऐसा साहित्य ही समाज के लिए उपयोगी है। ऐसा प्रगतिवाद का जो सौंदर्य शास्त्र है वह मानता है। दूसरी चीज़ कि दो प्रकार के सिद्धांत साहित्य में चलते हैं। तो कला के लिए सिद्धांत है कि भाई कला के जो मानदंड हैं वो कला में ही निहित है। एक तो ये कला को आप जो दूसरे जो शास्त्र हैं, समाज शास्त्र है, नीति शास्त्र है, या जो बाह्य जो मानदंड है, बाह्य पैमानों पर आप कला को नहीं नाप सकते। ये सिद्धांत है कला के लिए। दूसरा सिद्धांत है कला जीवन के लिए। वो ये मानते हैं कि कला की उपयोगिता जीवन में उसकी क्या महत्ता है, उस पर कला की उपयोगिता या कला का जो महत्व है उससे निर्धारित होता है कि वो जीवन के लिए कितना उपयोगी है। ऐसा ये मानते हैं। अब ये उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो हम देखते हैं कि जो ताजमहल है, एक शहंशाह ने ताजमहल बनाया, एक कलाकृति है, 7 आश्चर्यों में से उसका नाम है, बड़ी सुंदर, मोहब्बत की प्रतीक मानी जाती है, प्रेम की प्रतीक वो मानी जाती है। तो अब ये बात ये उठती है कि उसकी उपयोगिता क्या है, जनजीवन को उससे क्या मिला। तो उस पे पंत जी ने कविता लिखी। पंत जी ने भी प्रगतिवादी कविताएं लिखी। तो उन्होंने लिखा कि ये जो ताजमहल है ये तो मृत्यु का पूजन है, यहाँ पर मृत्यु का विषण पूजन है। यानी यहाँ पर जो शहंशाह और जो उसकी जो बेगम है उसकी लाशें दफन है और उसका एक पूजन हो रहा है। तो इसको अपने जो सुमित्रा नंदन पंत है उन्होंने ताजमहल नामक कविता में उसको मृत्यु का पूजन बताया। दूसरी चीज़, एक शाहिर लुधियानवी कवि हुए, उन्होंने कहा कि अपनी पंक्तियों में वो कहते हैं ताजमहल के बारे में कि एक शहंशाह ने बना के ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। कि वो तो शहंशाह थे, इसलिए उन्होंने इतने पैसे या इतनी श्रम को ऐसी चीज़ों में व्यर्थ गंवा दिया, या उसको अपनी प्रेमिका के लिए इतना बड़ा ताजमहल बना दिया। लेकिन एक गरीब आदमी, क्या उसका प्रेम सच्चा नहीं होता है? क्या जो ताजमहल बनाते हैं उन्हीं का प्रेम सच्चा होता है? इस तरह की बात प्रगतिवादी जो चिंतक है वो करते हैं। तो कविता के जो मानदंड है वो प्रगतिवाद में कुछ आगे बढ़े हुए, कुछ निखरे हुए होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो छायावाद के गर्भ से ही ये प्रगतिवाद निकला है। छायावाद के ही जो कवि हैं, जैसे सुमित्रा नंदन पंत है या जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उन्होंने ही छायावादी जो प्रवृत्ति है, जो श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य रहस्यवाद की जो प्रवृत्ति है, उसको छोड़ करके जनसामान्य पर आधारित कविताएं लिखनी शुरू कर दी और वहीं से प्रगतिवाद छायावाद के गर्भ से ही जन्म लेने लगा। अब बात करें, जैसे कि छायावाद का युगांत घोषित किया सुमित्रा नंदन पंत ने। युगांत उनका एक काव्य संग्रह है और उन्होंने फिर प्रगतिवादी शैली की युगवाणी नामक एक काव्य संग्रह निकाला, जिसमें बहुत सारी अच्छी जो सामान्य जनजीवन के चित्रों वाली, गाँवों के, खेतों के, मजदूरों के ऐसे चित्रों वाली कविताएं उन्होंने लिखी। इसी तरह से जो बात करें अपन निराला जी की, तो उनके काव्य में शुरू से ही जो सामाजिक जनजीवन है उसके यथार्थ के चित्र शुरू से ही अभिव्यक्ति पाते रहे। उन्होंने भिक्षुक पे, भिखारी पे, विधवाओं पर, जो कि समाज का जो सामाजिक उत्पीड़ित वर्ग है, जैसे कि भिखारी है, विधवाएं हैं जिनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि मजदूरीन है,
एक कविता आपने पढ़ी होगी, जिसमें वो एक मजदूरिन का वर्णन करते हैं जो कि पत्थर तोड़ रही है। वह तोड़ती पत्थर, कविता का नाम है वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। बड़ी अच्छी कविता है। तो ऐसे सामान्य जनजीवन के जो दुख सुख हैं उनका चित्रण निराला जी शुरू से ही करते रहे। अब बात करें कि निराला एक युगांतकारी कवि है। उन्होंने एक युगांतर उपस्थित किया। उनकी रचनाओं में सामान्य जन की पीड़ा, परतंत्रता और परवस्था के प्रति तीव्र आक्रोश की अभिव्यक्ति हुई है। गुस्सा जो है इन चीज़ों के प्रति, उनके दुख के प्रति या समाज की व्यवस्था के प्रति आक्रोश की अभिव्यक्ति हुई है। ऐसा ही आक्रोश हम आज की जो कविता हमारी बादल राग है उसमें भी हम देख सकते हैं। निराला जी की काव्य अनुभूति के निर्माण में जीवन की विसंगतियों, असमानताओं और द्वंद्वात्मक परिस्थितियों का योगदान रहा, जिसकी अभिव्यक्ति उनके काव्य में सचेत और उद्बुद्ध रूप से हुई है। यानी निराला जी का जो मानस निर्माण हुआ या काव्य चेतना का जो निर्माण होता है उसमें उनके व्यक्तिगत जीवन के दुख, अभाव और जो द्वंद्वात्मक स्थितियां हैं, विसंगतियां पूर्ण स्थितियां हैं, उनका बड़ा योगदान रहा। इस तरह से निराला को निराला बनाने में उनकी परिस्थितियों का बड़ा योगदान रहा। बात करें उनकी कुछ प्रमुख प्रगतिवादी शैली की कविताओं की, तो जैसे मैंने बता ही दिया कुछ कविताओं के नाम, भिक्षुक है, विधवा है, बादल राग है, अणिमा है। अणिमा एक संग्रह है जिसमें बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं। कुक्कुर मुत्ता है, नए पत्ते हैं, देवी सरस्वती है, गरम पकौड़ी है। ये सामाजिक विसंगतियों को निरूपित करने वाली रचनाएं हैं। अब आज की जो कविता है हमारी बादल राग, उस पर हम बातचीत करें तो हम देखते हैं कि यह जो कविता है वो किसानों के बारे में बात करती है। जो किसान है उनका क्या दुख है, उनको किस प्रकार से यह जो व्यवस्था है, जो शासक वर्ग है, वह किस प्रकार से किसानों पर अत्याचार करता है, किस तरह से किसानों की अवस्था है, उसकी ये बात करती है। ये कविता 1923 में लिखी गई और परिमल नामक काव्य संग्रह है उनका, उसमें वो संग्रहित है। परिमल शब्द का मतलब होता है खुशबू, सुवास। तो बादल राग कविता उसमें संग्रहित है और इस कविता में शोषणकारी सामाजिक विषमता के प्रति, जो शोषण करती है, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो गरीबों को और गरीब बनाती है, अमीरों को और अमीर बनाती है, ऐसी शोषणकारी जो व्यवस्था है उसके विरुद्ध क्रांति और विद्रोह का स्वर बादल के माध्यम से, बादल के प्रतीक के माध्यम से मुखरित हुआ है। और इसमें जो समाज का शोषित वर्ग है, किसान, मजदूर, सामाजिक उत्पीड़ित लोग हैं, उनकी वेदना और छटपटाहट अंकित हुई है। और प्रगतिवाद वास्तव में जो द्वंद्वात्मक है, जो द्वंद्व चल रहा है शोषितों का और शासकों का, ये जो द्वंद्व है उसका ही निरूपण करता है। इसमें श्रमिकों, कृषकों, सामाजिक रूप से जो उत्पीड़न जिनका हो रहा है, ऐसे शोषितों को केंद्र में रख करके कविताओं की, उपन्यासों की, कहानियों की, निबंधों की रचना होती है। और ये उस जमाने में मार्क्सवाद की बड़ी धूम थी। जब निराला कविता लिख रहे थे उस समय बहुत सारे देशों में 1917 में रूस में क्रांति होती है और मजदूरों की सरकार वहाँ बनती है, और जो प्रगतिवाद है वो एक जन आंदोलन के रूप में दुनिया के कई देशों में उभरता है। अपने देश में भी सोशलिस्ट पार्टियाँ बनती हैं, प्रगतिशील लेखक संघ बनता है, माकपा, भाकपा, ऐसी कई तरह की पार्टियों की स्थापना होती है जो कि जनवादी आंदोलन की बात करते हैं। और अपने जो बड़े बड़े जो महापुरुष हैं वो भी इन जनवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, जैसे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी है, उससे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ऐसे जो हमारे नायक हैं वो ऐसी सोशलिस्ट पार्टियों से, मार्क्सवादी पार्टियों से जुड़े हुए थे। तो बस उस समय एक तरह से कह सकते हैं कि प्रगतिवाद या मार्क्सवाद या इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा धूम थी, और उसका प्रभाव में हमारे न केवल नेतृत्व में बहुत सारे नेता थे, बल्कि जो कवि कलाकार हैं वो भी उससे प्रभावित थे, मार्क्स के सौंदर्य शास्त्र से प्रभावित थे। और जन आंदोलन के रूप में तो कई देशों में मजदूरों की सरकारें बनी,
मज़दूरों की सरकारें बनने में, जैसे सोवियत रूस की स्थापना हुई, रूस में सोवियत यूनियन की स्थापना हुई, यूएसएसआर इसको कहते हैं। चीन के अंदर कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ जो वर्तमान में भी है। क्यूबा में भी ऐसे ही फिडेल कैस्ट्रो का जो क्यूबा है वहाँ पर भी कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई, यानी समाजवादी साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। मज़दूरों ने अपनी ताकत पूरी दुनिया में दिखाई। तो ये सब इस मार्क्सवाद या प्रगतिवाद के कारण हुआ। अब ये जो प्रगतिवाद होता है ये वास्तव में यह कोई भी प्रगतिवादी कविता उठा लीजिए, उसमें क्या होगा, एक तो जो मानव मुक्ति का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण होगा कि मनुष्य की दुखों से, इस विषमता से, इस शोषण से मुक्ति कैसे हो, ये सवाल सबसे बड़ा प्रगतिवाद मानता है। और वह प्रगतिवाद अव्यावहारिक प्राचीन संस्कारों और रूढ़ियों का निराकरण करने की बात करता है कि जो सड़ी गली व्यवस्थाएं हैं, जीर्ण शीर्ण पत्र हैं, पौधा भी, पेड़ भी अपने जो पुराने पत्ते होते हैं उनको छोड़ देता है और नए कोंपले उसमें से निकलती है। तो समाज अपने पुराने पड़ चुके संस्कारों को, रूढ़ियों को क्यों नहीं छोड़ता, उनके निराकरण की बात प्रगतिवाद करता है। और समाज में जो वर्ग बने हुए हैं, उच्च वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, इस तरह के जो वर्ग बने हुए हैं पूंजी के आधार पर, पैसे के आधार पर, उनका इस तरह से समाप्त हो, इसकी बात प्रगतिवाद करता है। इसी अपन सभी जो त्रिलोचन है, मुक्तिबोध है, केदारनाथ अग्रवाल है, ऐसे तमाम जो कवि हैं जो प्रगतिवाद के हैं, उनमें अपन यही चीज़ देखते हैं। इसी तरह से बात करें आगे, अपन ये जो कविता है अपनी बादल राग, इसमें क्या हुआ कि बादल राग में छोटे किसानों के पक्ष में खड़ा होकर बादल से कवि धनिकों, सूदखोरों और जमींदार वर्ग को नष्ट करने का आह्वान करता है। जो सामंतवाद है, जो धनिक हैं, जो सूदखोर है, किसानों का शोषण करते हैं, उनको, उन ऐसी शासन सत्ता का विनाश करने का आह्वान बादल के माध्यम से कवि करता है। और छोटे किसान, उनके हित की बात कवि इसमें करता है, उनके पक्ष में खड़ा होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो कविता है बादल राग है, ये वास्तव में प्रगतिवाद के सिद्धांतों पर खरी उतरने वाली एक कविता है। कवि बादल राग कविता में भारत के जीर्ण शीर्ण किसानों की दयनीय स्थिति पर आंसू बहाता हुआ विप्लव के नव जलधर से समाज में नव क्रांति उत्पन्न करने का आग्रह करता है। जलधर यानी बादल, बादल से विप्लव यानी क्रांति उपस्थित करने की बात करता है। और जो जीर्ण शीर्ण किसान हैं उनकी दयनीय स्थिति पर आंसू बहाता है और उनके पक्ष में ये कवि खड़ा होता है। अब ये कविता है कुछ मुख्य बातें अगर अपन करें आज की, तो कुछ सवाल आज के हो सकते हैं, जैसे कि प्रगतिवादी काव्य आंदोलन से आपका क्या तात्पर्य है। प्रगतिवादी काव्य आंदोलन से आपका क्या तात्पर्य, जिस पे हमने आज बातचीत की कि प्रगतिवादी काव्य आंदोलन कब शुरू हुआ, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, ये कविता या साहित्य को किस रूप में देखता है, ये आपको इसमें लिखना है। दूसरा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सामाजिक यथार्थ चेतना पर विचार कीजिए। सामाजिक यथार्थ चेतना क्या थी उसके बारे में आपको बात करनी है। उनकी कविताएं मैंने आपको बताई है, भिखारी है, वह तोड़ती पत्थर है, सब चीज़ों के बारे में इसमें आपको विचार व्यक्त करने हैं। और निराला जी की प्रमुख प्रगतिवादी कविताएं कौन कौन सी है वो आपको लिखनी है। इसी तरह से कुछ सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब हम आज एक मिनट, एक बार इस कविता का हम लोग पाठ कर लेते हैं, फिर हम इसका अर्थ समझेंगे। तिरती है समीर सागर पर, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया।
बादल के बारे में बात है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं। ए विप्लव के बादल फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अश्निपात से शायद उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते। विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, ए विप्लव के वीर। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। ए जीवन के पारावार, ए जीवन के पारावार। तो इस तरह से ये कविता है जो कि इसमें बताया है कि किस तरह से किसानों के हालात हैं, किसानों के बच्चे किस तरह से कुमलाए फूलों की तरह जीवन व्यापित करते हैं। और हमेशा जो परिवर्तन होता है, जो कोई आपदा आती है तो सबसे बड़ा संकट जो है वो छोटे लोग हैं, जो श्रमिक है, मजदूर है, किसान है, उन्हीं को सबसे ज़्यादा दुख उठाना पड़ता है। अभी हमने देखा कि कोरोना का जो संकट आया तो इस संकट में सबसे ज़्यादा जो विस्थापित लोग हुए, जो मरे या जो परेशान हुए लोग, जिनके जीवन पर आपदा आई, वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं जो श्रम करते हैं, दूर शहरों में जा कर के मजदूरी करते हैं, या गाँव में जो लोग रहते हैं उन पे सबसे ज़्यादा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। तो इन्हीं से ऐसी ही चीज़ों का इसमें इस कविता में चित्रण है। इसकी व्याख्या हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए और सकारात्मक नज़रिया रखिए। धन्यवाद।